इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यूक्रेन के ओडेसा शहर से है। ओडेसा शहर में जो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के ओडेसा शहर में बड़ा धमाका हुआ है और रूस ने यूक्रेन के विमान को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने An-225 विमान को मार गिराया। उधर ताइवान ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ताइवान ने रूस को सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक दी है। इसका मतलब ये कि नए विमानों के अंदर जो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है उसकी सप्लाई को ताइवान ने रोक दिया है। हालांकि सवाल बहुत ज्यादा इसको लेकर नहीं उठता क्योंकि सेमीकंडक्टर की सप्लाई की जरूरत नए विमानों में लगेगी, यानी कि जो नए विमान बनाए जाएंगे उनमें उसका इस्तेमाल होगा। जो अभी एक बड़ी सेना शक्ति रूस वर्तमान स्थिति में और इस नजरिए से भी इसको समझने की जरूरत है क्योंकि ताइवान ने सेमीकंडक्टर को रूस को देने से मना किया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुबह ही चीन ने रूस के समर्थन में खड़े होने का ऐलान कर दिया है। तो जो सेमीकंडक्टर ताइवान से नहीं मिल रहे होंगे, जाहिर है अगर उसकी डिमांड रूस चीन से करेगा तो चीन उन सेमीकंडक्टर को रूस को प्रोवाइड करेगा। ऐसे में बहुत ज्यादा फर्क वर्तमान स्थिति में रूस पर पड़ता हुआ इन प्रतिबंध का दिखाई नहीं देगा क्योंकि 4000 से ज्यादा फाइटर प्लेन और वो सब वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन यूक्रेन के ओडेसा शहर में धमाका हुआ है और रूस ने यूक्रेन के विमान को मार गिराया है। रूस ने An-225 विमान को मार गिराया है। उधर ताइवान ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है। ताइवान ने रूस को सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोकी है। हालांकि इसका प्रतिकार क्या होगा, रूस ताइवान के साथ किस तरीके की डील करता है, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी जुड़ गए हैं। अनुपम जेटली जी, सर ताइवान ने प्रतिबंध लगाया है सेमीकंडक्टर पर, क्या वाकई में इसको आप एक रूस के लिए झटका मानते हैं या चीन ने जो सुबह कहा था कि वो रूस के साथ खड़ा है तो सप्लाई अगर रूस को चाहिए तो चीन के थ्रू भी सेमीकंडक्टर की हो सकती है? नमस्कार, मैं सारे दर्शकों को फर्स्ट इंडिया के जो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये सेमीकंडक्टर पर प्रतिबंध लगाना ये आज की लड़ाई को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है, उस पर कोई खास असर नहीं है। कोई भी देश अगर अपने जहाज के लिए स्पेयर्स और इन्वेंट्री को मेंटेन करता है तो वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल अपनी एक पॉलिसी बनाता है और उसको पता है कि 1 साल में कौन से कल प्रोजेक्ट किस मात्रा में खराब होते हैं, उनको स्टॉक करके रखता है जी। दूसरी बात, हमें भूलना नहीं चाहिए कि रूस था जिसने सबसे पहले स्पेस में रॉकेट भेजा, सबसे पहले उसने स्पेस में आदमी यूरी गैगरिन भेजा और स्पेस में पूरा चक्कर लगाने के लिए कई दिन तक सबसे पहला उसने एक डॉग को भेजा था, लाइका नाम की। तो इलेक्ट्रॉनिकली वो देश अपने आप में बहुत सक्षम है, वो बहुत बड़ी परमाणु शक्ति है अमेरिका की तरह। तो एक छोटे से कंडक्टर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए वो इंपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि रूस में क्षमता नहीं बनाने की, वहां से लेबर चीप है और वहां से चीपर मटेरियल मिल रहा है और यही चीज चाइना जो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग साथी है वो उसको देने में सक्षम है। सर वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर दरअसल यह है कि बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के अंदर बातचीत तो होगी। दोनों देशों के प्रतिनिधि बेलारूस बॉर्डर पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि 6 बजे से पहले यह माना जा रहा था कि यूक्रेन इस समझौते को इनकार कर चुका है, बातचीत के समझौते को इनकार कर चुका है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन में बातचीत होगी और दोनों देशों के प्रतिनिधि बेलारूस बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सर इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा अनुपम जेटली जी, क्योंकि यूक्रेन पहले कह रहा था कि वो बेलारूस में नहीं जाएगा, वहां बातचीत नहीं करेगा। उसने इसके अलावा बेल्जियम का, पोलैंड का, रोमानिया का और भी कई देशों का उदाहरण दिया कि वहां बातचीत कर लीजिए। लेकिन अब दोनों देश के प्रतिनिधि बेलारूस बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, दोनों में बातचीत होगी।
क्या इसे हम युद्ध की दृष्टि से माने कि राहत मिलेगी, समझौता होगा? बहुत बड़े चांसेस है समझौता होने के, मगर एक चीज ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें डिक्टेट कौन कर रहा है? रूस है डिक्टेट करने की पोजीशन में। आज शाम तक यूक्रेन नहीं चाहता था कि बेलारूस, जो कि रूस की मददगार है, उस देश में मीटिंग हो, और वो चाह रहा था रोमानिया, पोलैंड, जहां पर की कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, ऐसे देशों में समझौता हो। जी। रूस उसके लिए तैयार नहीं हुआ, और फिर कुछ चंद घंटों के बाद अब पता लग रहा है कि यूक्रेन जो है बेलारूस में बात करने के लिए, टेबल पर आने के लिए तैयार है। तो ये दिखाता है कि कौन सा देश ज्यादा कंट्रोल कर रहा है वॉर। जी। और इस अगर समझौता के लिए गए हैं तो वार्ता होगी, और अगर हाहाकार और विध्वंस यूक्रेन को रोकना है तो उसको किसी ना किसी समझौते पर वार्ता और डायलॉग के द्वारा ही पहुंचना होगा। ठीक है सर, आपको एक बार फिर रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि विध्वंस को रोकना है, और विध्वंस अगर होगा तो उसके लिए जिम्मेदार परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि जब रूस ने यह कहा कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, उसने अपनी एजेंसियों को एक्टिव किया। तो अब जानकारी है कि बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी की बैठक होगी। यूएन परमाणु एजेंसी की बैठक यूक्रेन संकट पर होगी। 35 देशों के प्रतिनिधि एजेंसी में शामिल होंगे, लेकिन आज रविवार है, यह बैठक बुधवार को होनी है, यानी कि अभी भी इन सब के बीच में 72 घंटों का वक्त बाकी है। और एक जंग में 72 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, वो तब जब मुकाबला रूस वर्सेस यूक्रेन का हो रहा हो। अनुपम जेटली जी, सर बुधवार को बैठक होगी, और बैठक होगी परमाणु निगरानी एजेंसी की। आपको लग रहा है कि 72 घंटे में वैसे ही इसका समाधान हो जाएगा और इस बैठक का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या इस बैठक को कॉल करने के पीछे का कारण आपको दिखाई दे रहा है रूस के ऊपर वो प्रेशर डेवलप करना कि वो परमाणु हथियारों के बारे में ना सोचे? देखिए, कितने भी रेजोल्यूशन पास कर लिए जाएं, कोई भी महाशक्ति, चाहे अमेरिका हो या रशिया हो, वो यूएन की बातों पर अमल करने से हमेशा कतराते रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि उन्होंने बहुत बार यूएन की बात को और एडवाइस को मानने से इनकार किया है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, या अब यूक्रेन में हो। परंतु हाँ, एक अंतरराष्ट्रीय प्रेशर बहुत डेवलप होता है, और रूस चाहेगा कि उस प्रेशर के पहले वो इस युद्ध का समाधान कर ले जी। और यूक्रेन को भी ये पता है कि रूस की ताकत कितनी है और कितना और समय वो उसको रोक सकता है जी। इसीलिए वो नेगोशिएशन टेबल्स पर आया है। हो सकता है ये नेगोशिएशंस पर आना, बेलारूस के अंदर समझौते की बात करना, ये केवल एक उसकी तरफ से, यूक्रेन की तरफ से एक माध्यम हो कि शायद 1-2 दिन और खींच लिए जाए, ताकि रूस की रफ्तार थोड़ी धीरी हो और यूएन की मीटिंग हो। और जब मार्च में मीटिंग होगी, उस समय रूस जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का हेड नहीं होगा, एक नया हेड होगा। ये सब अंतरराष्ट्रीय दांव पेच है जो आपस में दोनों देश खेल रहे हैं। ठीक है, अनुपम जेटली जी, आप हमारे साथ बने रहिए सर, क्योंकि सवाल तो यह भी गंभीर खड़ा होता है कि परमाणु हमला अगर हुआ तो उससे दुनिया पर असर क्या होगा, क्योंकि इस वक्त ये मानकर चलिए कि परमाणु हमले की कगार पर संसार खड़ा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको पूरे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि परमाणु हमले के आसार क्या हैं, कितना परिणाम भुगतना पड़ सकता है, नाटो देशों की धमकी क्या वाकई में काम करेगी, इन तमाम सवालों के जवाब